हेलो एवरीवन, आई एम भावना एंड यू आर वाचिंग भावना एजुकेशन डायरी। तो आई होप आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी और आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की फर्स्ट क्लास को देखा होगा। तो सेकेंड क्लास से हम कोशिश करेंगे बोर्ड पर क्लासेस करने की, तो क्लासेस को कंटिन्यू करना ना भूलें। और इसके साथ ही आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो ये है कि टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और इसके साथ हम यहाँ पे 3-4 टॉपिक्स को और डिस्कस करेंगे। तो हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो बट आपके लिए यूजफुल रहेगी। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हम 3 बेसिस को देखेंगे और इन 3 बेसिस को में से एक बेसिस को डिस्कस करने के बाद हम चार्ट के थ्रू इस तीनों बेसिस में देखेंगे कि कौन कौन से टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और उनमें क्या है। सबसे पहले यहाँ पे अब हम बात करने वाले हैं कि बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहले वैलिडिटी के बेसिस पे ये 5 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो होते हैं, और इसके साथ ही परफॉर्मेंस के बेसिस पे अलग कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, और जो फॉर्म किस तरह से हो रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट उनके बेसिस पे अलग होते हैं। सबसे पहले जनरली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक नॉर्मल जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जिसमें एग्रीमेंट हो और वो एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ हो। एग्रीमेंट यानी कि इसमें क्या है कि सबसे पहले वो एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में जनरली जो डिफरेंस है वो यही डिफरेंस है कि एग्रीमेंट में ये इंटेंशन नहीं होती कि हम उस एग्रीमेंट को इन्फोर्सिबल बाय लॉ करेंगे, यानी कि अगर वो एग्रीमेंट फुलफिल नहीं होगा तो हम कोर्ट में जाएंगे। बट कॉन्ट्रैक्ट इज दैट कि अगर आप उसको कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं करोगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ब्रीच माना जाएगा, हेंस यू विल बी लायबल। अब इसके साथ ही जो फर्स्ट हमारा है वो है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हैज कंटेन द मेन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जितने भी एसेंशियल एलिमेंट सेक्शन 10 में दिए गए हैं वो सभी एसेंशियल्स यहाँ पे प्रेजेंट हो, और इसके साथ ही ये बाइंडिंग और इन्फोर्सिबल हो। अगर हम कहीं पर भी बात कर रहे हैं इन्फोर्सिबल, तो दैट इज रिलेट टू द इन्फोर्सिबल बाय लॉ। और इसके साथ ही एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि पार्टी मस्ट हैव द इंटेंशन टू क्रिएट द कॉन्ट्रैक्ट एंड that contract must be enforceable by law with the intention of the parties, and parties must be competent as per the section 10 of Indian Contract Act. So next thing is that a valid contract is generally very easy concept जहां पर सारे जो है वो essential element present हो। Essential elements as per the section 10 there are 5 main essential elements. The first essential element is competent party, second essential element is free consent, and third essential element यहाँ पे जो है lawful consideration, lawful object and not declared to be void, expressly declared to be void by the court or law. So next category is that the void contract. Void contract is a contract which was earlier is a valid contract. It means इसको हम इस तरह से समझते हैं, that is valid contract. वैलिड कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर आकर ये वॉइड हो जाता है, ठीक है, यहाँ पर आकर ये वॉइड हो रहा है, बट पहले जो है वो क्या है वो यहाँ पे वैलिड है। इसको हम इसके डेफिनेशन के थ्रू देखते हैं। सबसे पहले क्या कहता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है सीज टू बी इन्फोर्सिबल बाय लॉ, यानी कि उसको इन्फोर्सिबल बाय लॉ से क्या हो कि उसको प्रिवेंट कर दिया जाए। प्रिवेंट किस तरीके से कर दिया जाए कि अब वो इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं होगा, और becomes void when it cease to be enforceable. So सबसे पहले मैं आपको इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। मान लीजिए कि A ने B से कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं तुम्हें जो है कोई मान लीजिए 10 किलो चावल या 10 किलो शुगर, कुछ ऐसी चीजें मैं तुम्हें क्या करूंगा प्रोवाइड करवाऊंगा। बट उससे पहले ही उसकी जो फैक्ट्री है वो डिस्ट्रॉयड हो जाती है। पहले दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस होने से पहले ही उसकी फैक्ट्री जो है वो क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसकी वजह से ही वाज अनेबल टू परफॉर्म हिज कॉन्ट्रैक्ट। देन कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड, और ये वॉइड क्यों हो जाएगा, क्योंकि इट इज सीज टू बी इन्फोर्सेबल। आप उसको इन्फोर्सेबल कर ही नहीं सकते क्योंकि वो परफॉर्म करने के लायक नहीं है। अब इसके साथ ही यहाँ पे ये जो है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है वो ये है कि वॉइड एब इनिशियो। इससे हमने देखा वैलिड बिकम वॉइड, बट वॉइड एब इनिशियो इज अ टर्म विच इज वॉइड एज पर द इनिशियल, यानी कि वो एकदम स्टार्टिंग से ही वॉइड है।
स्टार्टिंग से ही कैसे वॉइड है, जैसे कि मान लीजिए इफ देयर इज एनी पार्टी हु इज इनकॉम्पिटेंट टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इनकॉम्पिटेंट है और वो कॉन्ट्रैक्ट कर देती है, या मतलब कि वो किसी भी तरीके से फ्रॉड रिप्रेजेंट करके कॉन्ट्रैक्ट करती है, देन द कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड एब इनिशियो। तो कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो जिसमें एक भी एलिमेंट फुल ना हो, वो कॉन्ट्रैक्ट होता ही नहीं है, वो वॉइड एब इनिशियो हो। अब इसके साथ ही यहाँ पे वॉइडेबल, सो वॉइडेबल जो है, अगर हम वॉइडेबल की बात करते हैं, जनरली वॉइडेबल का मतलब क्या है कि उसको अगर जो दो पार्टी हैं उसमें से कोई भी एक पार्टी उसको क्या कर सकती है, वो वॉइड कर सकती है। इट्स डिपेंड ऑन द इंटेंशन ऑफ द एग्रीड पार्टी। अब यहाँ पे अब हम इसको देखते हैं वॉइडेबल को। एन एग्रीमेंट, जनरली इट इज एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिबल बाय लॉ। ये इन्फोर्सिबल बाय लॉ हो सकता है at the option of one or both the parties। इसमें इंटेंशन होगी पार्टीज की कि if they want to make their contract, or if they want to breach their contract, or if they want to continue that contract, but not at the option of the others or others in the voidable is a voidable contract। यानी कि जो दोनों पार्टीज हैं, अगर उनकी इंटेंशन है तो दे कैन कंटिन्यू देयर कॉन्ट्रैक्ट, और इसमें अदर्स का कोई रोल नहीं होगा, तो ये वॉइडेबल होता है। ठीक है, तो इसके साथ ही मान लीजिए अगर हम इसका एक एग्जांपल देखें, तो एग्जांपल देखने के साथ ही जैसे हमने एक एग्जांपल देखा था, तो इसमें एक ही जो है दो फैक्ट्री है, एक ही फैक्ट्री में जो है वो परफ्यूम्स बनते हैं, और दूसरी फैक्ट्री में यहाँ पे हम मान लेते हैं कि परफ्यूम के साथ साथ राइस या कोई भी ऐसे राइस है। ठीक है, बीने से कॉन्ट्रैक्ट किया कि दोनों में वो कुछ एक पर्टिकुलर क्वांटिटी की इतनी इतनी चीजें वो ए से लेगा। बट यहाँ पे क्या होता है, एक ही फैक्ट्री में एक ही जो रोज की फैक्ट्री है, जो रोज परफ्यूम की फैक्ट्री है, वो क्या होती है, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, और उसको खाली राइस जो है उसकी फैक्ट्री होती है। तो अब एक कहता है कि मेरी एक फैक्ट्री डिस्ट्रॉय हो गई है, कॉज ऑफ दिस मैं तुम्हें सिर्फ राइस ही दे सकता हूं, ये नहीं दे सकता। तो यहाँ पे अब ये बी के ऊपर है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करना चाहता है या नहीं करना चाहता। तो इससे जो है काइंड ऑफ न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है अगर वो उस कॉन्ट्रैक्ट को करना चाहते हैं। तो दिस टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अब नेक्स्ट जो है इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट कभी भी इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं हो सकते, कभी भी इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं हो सकते, इन्फोर्सिबल बाय कोर्ट नहीं हो सकते। जैसे कि मान लीजिए कि कुछ ऐसे वेपन्स हैं जो इलीगल्स हैं, जिनके लिए आप जो है कभी भी कॉन्ट्रैक्ट एक नॉर्मल पर्सन नहीं कर सकता। इफ यू आर थिंकिंग टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ दिस इलीगल वेपन्स, you can't do that. This types of contract is called illegal contract. Next category is that अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि पार्टीज जो है एक दूसरे को सू नहीं कर सकते, एक दूसरे के ऊपर केस फाइल नहीं कर सकती एक अगर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो परफॉर्म नहीं होता। तो जनरली अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बिल्कुल भी फोर्स में नहीं लाए जा सकते। तो सबसे पहले अभी हम इनमें थोड़ा सा डिफरेंसेस देखते हैं, और इस डिफरेंसेस के साथ यहाँ पे हम बाकी बेसिस को देखेंगे। अब यहाँ पे हमें बात करनी है वो ये है कि वॉइड एग्रीमेंट और इलीगल एग्रीमेंट में डिफरेंस क्या है। जनरली जब कोई कॉन्ट्रैक्ट इलीगल है या वॉइड है, या कोई कॉन्ट्रैक्ट इलीगल है या वॉइड है, तो वो अपने आप में कॉन्ट्रैक्ट होगा ही नहीं। अब यहाँ पे इसीलिए हम इसे एग्रीमेंट कह सकते हैं। तो सबसे पहले वॉइड एग्रीमेंट और इलीगल एग्रीमेंट में जनरली हमें डिफरेंस जानना है, तो सबसे पहले इसके बेसिस को समझना जरूरी है। जब भी हम डिफरेंसेस करते हैं तो ये बहुत जरूरी है कि हम उसके बेसिस जो है उनको जरूर समझे। इनकेस थ्योरी पेपर है तो उनके बेसिस को मेंशन भी करें कि किस बेसिस पे हम उनको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो हमारे ये ऑब्जेक्टिव पेपर है तो हमारे लिए ये इसकी प्रेजेंटेशन मैटर नहीं करती है, बट यहाँ पर ये बहुत जरूरी है कि हम इसमें देखें कि क्या चीज है। तो सबसे पहले स्कोप में अगर हम बात करते हैं तो जो वॉइड एग्रीमेंट्स होते हैं ये हमेशा ही इलीगल नहीं होते, ये लीगल भी होते हैं। जैसे हमने बात की कि वैलिड एग्रीमेंट जो है, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ही बाद में जाके वॉइड बनता है, लेकिन अगर हम इलीगल एग्रीमेंट्स की बात करते हैं तो ये हमेशा ही वॉइड होते हैं। अब इसके साथ ही यहाँ पे अगर हम इनके नेचर की बात करें तो नेचर के साथ ही ये हमेशा जो है वो फॉरबिडन बाय लॉ नहीं होते, और इसके साथ ही अगर हम इलीगल एग्रीमेंट्स की बात करते हैं तो ये हमेशा जो है वो फॉरबिडन होते हैं
लॉ के अंदर। इसके पनिशमेंट से रिलेटेड प्रोविजंस को हम इसके बाद में डिस्कस करेंगे। कोलेटरल एग्रीमेंट्स यानी कि वो एग्रीमेंट्स जो इनके साथ में बनाए जाते हैं। कोलेटरल जो एग्रीमेंट्स हैं वो जरूरी नहीं है कि वॉइड एग्रीमेंट में भी वॉइड हो, इट कैन बी वैलिड आल्सो। बट यहाँ पे इसके बाकी जो टर्म्स और कंडीशंस हैं उनको देखा जाएगा कि बाकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है ये वैलिड भी हो सकते हैं कोलेटरल एग्रीमेंट्स। बट इसमें जो है इलीगल एग्रीमेंट्स में क्या होता है कि जो मेन जो हमारा कॉन्सेप्ट है, जो मेन हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो इलीगल होता है, और इसके साथ ही जो कोलेटरल हमारे एग्रीमेंट्स हैं वो कोलेटरल एग्रीमेंट्स भी जो है वो वॉइड होते हैं। अब इसके साथ ही अगर हम पनिशमेंट की बात करते हैं तो जनरली जो हमारा वॉइड एग्रीमेंट होता है, वॉइड एग्रीमेंट के अंदर पनिशमेंट नहीं होती, नो, ठीक है, कोई पनिशमेंट ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे इलीगल एग्रीमेंट्स में पनिशमेंट के लिए पर्सन लायबल हो सकता है, जो इलीगल एग्रीमेंट्स अगर है तो अब इसके साथ ही यहाँ पे हम नेक्स्ट कैटेगरी पे जाएंगे, जो कि हमारी नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो फॉर्मेशन से बेस्ड है। तो चलिए चलते हैं। तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बाकी कैटेगरीज की। तो जैसे कि हम बात कर चुके हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, वैलिडिटी के बेसिस पे जो 5 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनको हमने डिस्कस किया है, वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, इलीगल और नेक्स्ट अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब इसके बाद जो हमारी सेकेंड कैटेगरी है, सेकेंड कैटेगरी में फॉल करती है, सेकेंड कैटेगरी का बेसिस है फॉर्मेशन। फॉर्मेशन के बेसिस पे 4 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट और ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो बाय वर्ड्स क्या होते हैं, एक बनते हैं, और इसके साथ ही जैसे एंट्रेंस पर्पस से सिर्फ इनके बारे में आपको जनरली पता होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इनके एग्जाम्पल्स के तौर पर ही आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इनके इलिस्ट्रेशन के बेसिस पे। तो अब यहाँ पे इसके साथ ही सेकंड कैटेगरी है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट की। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो एक्शन और बाय लॉ इसके थ्रू क्रिएट किए जाते हैं। अब इसके साथ ही क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के तौर पे होता है, और ये रियल नेचर में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, ये सिर्फ एक नाम का कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब इसके साथ ही यहाँ पे ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात करें तो ये वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो जैसे कि टेलीफोन पे बनते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से बनते हैं, जिनकी कम्युनिकेशन जो है और एक्सेप्टेंस और कंसिडरेशन ये सब जो है टेलीफोन या तो लेटर के थ्रू, इनके थ्रू होती है। तो ये बहुत ही सिंपल है कॉन्सेप्ट। अब इसके साथ ही यहाँ पे जो परफॉर्मेंस के बेसिस पे ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसमें है 2 टाइप के मेजर कॉन्ट्रैक्ट है। पहला है एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट जो है क्या हो चुके हैं, फ्यूचर में ही जो कॉन्ट्रैक्ट पहले ही हो चुके हैं, ठीक है। जैसे कि एक ग्रॉस सेलर जो है उससे आपने कोई सामान परचेस किया और आपने पेमेंट करी, देन आपने रिसीव कर लिया अपना जो प्रोडक्ट आपको लेना था, तो ये एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो पास्ट में ही हो चुके हैं। अब इसके साथ एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर में होने हैं। फ्यूचर में किस तरह से होने हैं कि मान लीजिए एक ट्यूटर जो है, आप किसी के घर पढ़ाने जाते हो तो वहां पे आपकी बात होती है कि आप 5000 रुपीज पर मंथ लोगे, ठीक है। आप किसी 11th क्लास के स्टूडेंट को 12th क्लास के स्टूडेंट को पढ़ाओगे, 5000 रुपीज पर मंथ लोगे, और यहाँ पे आप जो है कंसिडरेशन के तौर पे अमाउंट रिसीव करते हो, और आपकी बात होती है कि आप नेक्स्ट मंथ की 1 तारीख या 10 तारीख से पढ़ाओगे। तो यहाँ पे आपने कंसिडरेशन अमाउंट जो है अभी रिसीव कर लिया, लेकिन आप अपनी सर्विस कब से प्रोवाइड करोगे, आप अपनी सर्विस प्रोवाइड करोगे इन फ्यूचर। तो यहाँ पे ये एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट है, एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है, जिसमें फॉर्मेशन जो कहाँ पे होता है, इन फ्यूचर पूरा होता है। इन फ्यूचर पूरे होने के साथ साथ इसमें भी 2 टाइप की कॉन्ट्रैक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट और बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। इनमें से एक सिंपल क्वेश्चन आते हैं, जनरली इनके मीनिंग्स पूछे जाते हैं यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट और बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट में, और जैसे आपको एक स्टेटमेंट दी जाती है, यू हैव टू फाइंड आउट दैट इट इज यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट और बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। सो एज पर द यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे जो ऑब्लिगेशंस है, ऑब्लिगेशंस और ड्यूटीज जो है वो किस पर इम्पोज होती है, एक्स पार्टी पर, जबकि बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट में जो ड्यूटीज और जो ऑब्लिगेशंस
इम्पोज रहती हैं, पेंडिंग रहती हैं, वो एक पार्टी पे रहती हैं। जैसे मैंने अभी आपको ट्यूशन का एग्जांपल दिया था, दैट इज बेस्ड ऑन द यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। बिकॉज यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट क्यों? क्योंकि यू आर ऑलरेडी द पर्सन हु रिसीव द पेमेंट बट योर सर्विस इज पेंडिंग इन द फ्यूचर। आपकी जो सर्विस है वो पेंडिंग है फ्यूचर में कि आप उसको अपनी सर्विस फ्यूचर में प्रोवाइड करवाओगे, तो आपकी तरफ से ऑब्लिगेशंस है, लेकिन जो अदर पार्टी है उन्होंने अपनी ऑब्लिगेशंस पूरी कर दी है। तो इसके साथ ही ये यूनिलैटरल कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है। तो अब इसके साथ ही हम स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट चीज करते हैं काइंड्स ऑफ ऑफर की। जनरली जो ऑफर है वो 5 टाइप्स के होते हैं। पहला ऑफर होता है जनरल ऑफर। जनरल ऑफर जो है ये वो ऑफर होता है जिसे कोई भी पर्सन एक्सेप्ट कर सकता है, और इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है जिसका नाम है कार्लिल वर्सेस कार्लिल। तो कार्लिल वर्सेस कार्लिल स्मोक बॉल, तो यहाँ पे जो है इसको हम समझने के लिए इस केस से भी समझ सकते हैं। इस केस में क्या होता है कि एक जो यहाँ पे कार्लिल स्मोक बॉल बनाने वाली कंपनी होती है वो एक इन्फ्लुएंजा या एक जो इन्फेक्शन होता है उससे प्रिक्योर की एक जो मेडिसिन बनाती है कि आप इस मेडिसिन को जो यूज करेगा उसको ये इन्फेक्शन जो है ये दोबारा नहीं होगा, और होगा तो हम इसमें एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है उसको देंगे। तो यहाँ पे जो मिसेस कार्लिन है उनके चाइल्ड को ये मेडिसिन यूज होने के बावजूद, यूज करने के बावजूद जो है वो ठीक नहीं होता। तो यहाँ पे वो क्या कहती हैं, यहाँ पे वो कहती है कि मुझे क्या चाहिए, कंपनसेशन चाहिए, और इसके लिए यहाँ पे जो है वो स्मोक बॉल जो कंपनी होती है वो ये कहती है कि यहाँ पे तो कम्युनिकेशन नहीं हुआ तो हम इसमें जो है वो कंपनसेशन देने के लायबल नहीं है। बट यहाँ पे कोर्ट कहता है कि ये जनरल ऑफर है। अगर आप कह रहे हो कि इसको इसके टर्म्स और कंडीशन को कोई फुलफिल करेगा तो हम उसको जो है फुलफिल करने के बाद जो हम कह रहे हैं उसके लिए वो लायबल होगा। तो जनरल जो कंडीशन, जनरल जो एक ऑफर होते हैं उसकी एक्सेप्टेंस कोई भी नॉर्मल पर्सन दे सकता है। इसके साथ ही जो हमारी सेकेंड कैटेगरी है वो है स्पेसिफिक ऑफर्स की। स्पेसिफिक ऑफर कहें या स्पेशल ऑफर कहें, बोथ आर सेम। स्पेसिफिक ऑफर में क्या होता है कि एक जो ऑफर है वो एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए बना होता है, यानी कि ए जो है वो अपनी कार जो है वो 2 लाख रुपए में देना चाहता है बी को, तो ये एक स्पेसिफिक ऑफर है जिसे सिर्फ बी ही एक्सेप्ट कर सकता है, बी के अलावा और कोई पर्सन इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अब इसके साथ ही यहाँ पे स्पेसिफिक ऑफर में जो है जिस पर्सन के लिए है वही एक्सेप्ट कर सकता है। अब इन दोनों में क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार ये पूछा जाता है कि एक जनरल ऑफर कौन कौन एक्सेप्ट कर सकता है, स्पेसिफिक ऑफर कौन एक्सेप्ट कर सकता है। तो जनरल ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनीबॉडी बट ए स्पेसिफिक ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय ओनली दैट पर्टिकुलर पर्सन टू होम द ऑफर हैज बीन गिवन। So next thing is that the cross offer. Cross offer is यहाँ पे क्या होता है, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि जैसे कि मान लो ए के मन में ये बात चल रही थी कि मैं अपनी कार बी को 2 लाख रुपए में बेचूंगा, ठीक है, बेचना चाहता हूँ। बी क्या करता है, बी ये सोचता है कि मैं ए की कार जो है वो 2 लाख रुपए में खरीद लूंगा। तो यहाँ पे ए बी को ऑफर देता है, बी भी ए को ऑफर देता है। ऑफर का अमाउंट सेम है, ऑफर का ऑब्जेक्ट सेम है, बट द पर्सन ऑफरर दोनों अलग अलग हैं। यानी कि ए ने भी बी को वही ऑफर दिया, बी ने भी ए को वही ऑफर दिया। ए ने बी को बोला कि मैं तुम्हें अपनी कार 2 लाख रुपए में सेल करना चाहता हूँ, बी ने बोला मैं तुम्हारी कार 2 लाख रुपए में परचेज करना चाहता हूँ। तो इस टाइप के ऑफर्स जो है वो क्रॉस ऑफर कहलाते हैं। क्रॉस ऑफर में लेटर ऑन जो है एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाता है जिस पर्सन या जिस ऑफर की बात जिस ऑफरर की बात ऑफरी मानता है। तो इसमें दोनों पार्टी ऑफरर होती हैं, दोनों ही ऑफर देती हैं, दैट इज क्रॉस ऑफर। काउंटर ऑफर इज दैट कि जैसे मान लीजिए काउंटर ऑफर में क्या होता है कि जो पार्टी ऑफर दे रही है और जो पार्टी ऑफर दे रही है वो ऑफर ही होती है, ठीक है, और जो ऑफरर होती है और जो पार्टी ऑफर को एक्सेप्ट करती है वो ऑफरी होती है। तो जो ऑफरर है जिस अमाउंट पर वो ऑफर दे रहा है, इन केस ऑफरी जो सामने वाला पर्सन है वो क्या करता है कि वो उस रेट से या उसके टर्म्स और कंडीशन में कुछ मॉडिफाई करके उसे एक्सेप्ट करना चाहता है। तो यहाँ से जो ऑफर क्रिएट होता है वो काउंटर ऑफर होता है। लाइक कि ए ने बी को जो है 2 लाख रुपए में अपनी कार सेल करने को कहा, लेकिन वहीं पर जो ए है
ए क्या सॉरी बी है, बी ये कहता है कि मैं तुम्हारी कार परचेज तो करूंगा लेकिन मैं तुम्हारी कार 1,50,000 में परचेज करूंगा। ए यहाँ पे अगर उस ऑफर को एक्सेप्ट करता है, इन केस ए एक्सेप्ट दैट ऑफर, दिस काइंड ऑफ ऑफर इज कॉल्ड काउंटर ऑफर। अब यहाँ पे नेक्स्ट टाइप का जो ऑफर है स्टैंडिंग ऑफर। स्टैंडिंग ऑफर को समझने के लिए बहुत इजीली आप देखते होगे मूवीज में, बहुत सारे जो सीरीज में दिखाया जाता है ना ऑक्शन। ऑक्शन इज अ एग्जांपल ऑफ काइंड ऑफ स्टैंडिंग ऑफर। लाइक कि यहाँ पे जैसे इसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए या इसके लिए ऑफर दिया जाता है, तो इसमें जो है जो उसके टर्म्स और कंडीशन को पर्सन एक्सेप्ट करता है वो उसे एक्सेप्ट, उसको जो है वो कंसिडरेशन दे सकता है और कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता है। जैसे ऑप्शन में आप देखते हैं कि जैसे जैसे बोलियां लगती हैं, जो उस बोली को एक्सेप्ट करता है, जिस उस अमाउंट को एक्सेप्ट करता है, वो वहां पे क्या करता है, एक्सेप्ट होने के साथ साथ वो एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट की भी एक्सेप्टेशन हो जाती है। तो एक्सेप्टेशन के बाद यहाँ पे जो वो एक्सेप्ट हो जाता है, तो इस टाइप के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, वो स्टैंडिंग ऑफर होते हैं। इसका एक एग्जांपल है टेंडर जो है, टेंडर के ऑफर्स जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, स्टैंडिंग ऑफर कहलाते हैं। तो यहाँ पे आपके सारे टाइप के ऑफर्स इंपॉर्टेंट है, पांचों ऑफर्स। अब इसके साथ हम देखते हैं कि वैलिड ऑफर के कुछ इसेंशियल्स होते हैं, वो इसेंशियल्स किस तरह से है। अब इसमें क्या होना चाहिए कि जो भी पर्सन ऑफर दे रहा है, दैट मीन्स द ऑफरर मस्ट हैव द इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप विद द ऑफरिंग। अगर ऑफरर के मन में ये इंटेंशन नहीं है कि मैं लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करूंगा, तो ये पूरी तरह से प्रॉपर ऑफर नहीं है। अब इसके साथ जो सेकेंड चीज है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेटेड टू द ऑफरिंग। ऑफरर जो पर्सन है, ऑफरर पर्सन की ये ड्यूटी है कि वो ऑफरिंग पर्सन को अपने पूरे प्रपोजल के बारे में बताए, उसको कम्युनिकेट करे, उनके बीच में कोई भी डाउट ना रहे। डाउट से ही हमारा जो ये है कि थर्ड एलिमेंट एसेंशियल इज दैट सर्टेन डेफिनेट ऑफर। ठीक है, ऑफर ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं तुम्हें, जैसे मान लो ए है, ए ने स्पेसिफिकली बी से बोला मैं 2 लाख में तुम्हें अपनी कार सेल करूंगा, बट ए कहता है कि मैं तुम्हें ना लो रेट पे या कम रेट पे जो है, जितने से तुम सी से खरीदने वाले थे उससे कम रेट पे मैं तुम्हें अपनी कार बेच दूंगा। तो दैट इज नॉट अ प्रॉपर ऑफर। प्रॉपर ऑफर हैज कंटेन द सर्टेन एंड डेफिनेट। सो इसके साथ ही यहाँ पे नेक्स्ट जो चीज है, अ व्यू टू ऑब्टेन असेंट। दैट मीन्स दैट कि जो पर्सन ऑफर दे रहा है, ऑफर की इंटेंशन होनी चाहिए कि वो अगर सामने वाला ऑफरी उस ऑफर को एक्सेप्ट करता है, तो ऑफर एक्सेप्ट होने के बाद वो पर्सन उस ऑफर को परफॉर्म करे। ऑफरर को वो ऑफर परफॉर्म करना ही पड़ेगा। अब इसके साथ ही इसमें कुछ कंडीशंस होनी चाहिए, कुछ टर्म्स और कंडीशंस होनी चाहिए जो उस ऑफर को पूरी तरह से सही बनाए और उसको ये बताए कि हाँ ये ऑफर पूरी तरह से ठीक है, जो ऑफरी को समझ आ जाए, जो भी इसमें टर्म्स और कंडीशन है कि तुम ये करोगे, लाइक कि इसमें अमाउंट होना चाहिए, जिस ऑब्जेक्ट के लिए आप ऑफर दे रहे हो वो पूरी तरह से स्पेसिफिक लॉफुल होना चाहिए। सो इसके साथ ही स्पेसिफिक, यहाँ पे अगेन वो स्पेसिफिक आ गया, ऑफर किसी स्पेसिफिक चीज के लिए होना चाहिए। तो अब इसके साथ ही वो एक्सप्रेस या इम्प्लाइड होना चाहिए, ऑफर बाय वर्ड्स होना चाहिए, वर्ड्स ऑरल रिटर्न किसी भी तरह से होना चाहिए, इम्प्लाइड की एक्शन होना चाहिए, बाय लॉ होना चाहिए। तो इस तरह से आपको ऑफर पूरी तरह से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं सोच रही हूँ और मेरे ऑफर जो है मेरे मन में है, दैट इज नॉट कॉल्ड ऑफर। ऑफर मस्ट बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड टू द ऑफरी। ऐसा नहीं है कि मुझे बी को कार बेचनी है और मैं सी को बता रही हूँ कि मैं अपनी कार बी को इतने रुपए में इतने बेचना चाहती हूँ, तो सी क्या करेगा, जब मुझे अपनी कार बी को बेचनी है तो मैं सी को बताऊं, डी को बताऊं, दैट डजंट मैटर। तो मैटर यहाँ पे क्या करता है कि जो एक्सप्रेस और इम्प्लाइड है ऑफर का, दैट मस्ट बी गिवन टू द ऑफरिंग। अब इसके साथ ही यहाँ पे बहुत छोटा सा जो टर्म है यहाँ पे इन्विटेशन टू ऑफर। सो ऑफर एंड इन्विटेशन टू ऑफर में डिफरेंसेस पे बहुत टाइम पहले हम वीडियो बना चुके हैं, तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन में वो वीडियो चाहिए तो आप इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। तो फॉर द इन्वेस्ट पर्पस यहाँ पे बहुत जनरली हमें पता होना चाहिए कि इन्विटेशन टू ऑफर एंड ऑफर में क्या डिफरेंस है।
ऑफर इज द ऑफर क्या होता है कि जैसे हम पढ़ चुके हैं कि अभी हम जो एग्जांपल लेके चल रहे हैं, ए ने बी को बोला कि आई वांट टू सेल माय कार एट द रेट ऑफ 2 लाख रुपीज टू बी, ठीक है। बट इनविटेशन टू ऑफर क्या करता है, ऑफर को इनवाइट करता है। यानी कि जैसे आप मार्केट में जा रहे हो, आप देखते हो कि जींस लिखी पे, जींस पे रेट लिखा होता है एट द रेट ऑफ 800 रुपीज और 1000 रुपीज। तो जब आपको वो जींस पसंद आती है, आप उस शॉप के अंदर जाते हो और शॉपकीपर से कहते हो आई वॉन्ट टू बाय दिस जींस, ठीक है। तो जो शॉपकीपर ने किया वो जींस बाहर लगा के, दैट इज कॉल्ड इन्विटेशन टू ऑफर। आपको इन्वाइट किया कि आप आके उसे ऑफर दो। आप शॉप के अंदर गए एंड यू ऑफर्ड द शॉपकीपर दैट आई वांट टू बाय दैट जींस एट द रेट ऑफ जो भी लिखा है उस पे। तो यहाँ पे आपने उसे ऑफर दिया। तो ऑफर और इन्विटेशन टू ऑफर में इतना सा ही डिफरेंस है। इसके बाद जैसे हम एक्सेप्टेंस जो है, एक्सेप्टेंस हम बात कर चुके हैं। एक्सेप्टेंस जो है वो किसके थ्रू गिवन होनी चाहिए, जिस ऑफरी के थ्रू, ठीक है। ए ने जैसे बी को बोला कि आई वांट टू सेल माय कार एट द रेट एट द रुपीज ऑफ 2 लाख रुपीज, ठीक है। अब जो इसके एक्सेप्टेंस है वो बी के बजाय सी दे रहा है, ये नहीं चलेगा। जो बी के लिए ऑफर है तो बी की ही एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। और कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। और कम्युनिकेशन के साथ साथ यहाँ पे ये बहुत मैटर करता है कि एक्सेप्टेंस और कम्युनिकेशन जो है वो ऑफरी और ऑफरर दोनों के बीच में होनी चाहिए। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। एंड आपके कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू गिव यू आंसर एंड स्टे ट्यून विद अस। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को आगे बढ़ाएंगे।